Unacademy. Let's crack it. हाँ वही। गुड मॉर्निंग सर। बैठो बैठो। गुड मॉर्निंग। प्रहलाद नारायण शर्मा, जी सर। एग्रीकल्चर में आपने डिग्री प्राप्त की थी जी सर। 2014 में। जी उसके बाद से फिर क्या किया आपने? सर 2014 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने 2016 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया एंड 2017 में मैंने नेट क्लियर किया सर। अच्छा, इसमें लिखा नहीं है इसके बारे में? सर पीछे के पेज में होगा या डेफ सेकंड में। डेफ सेकंड में होगा, हाँ जी। ओके, हाँ ठीक है, एग्रीकल्चर में किया आपने। अच्छा ये बताओ कि इस वर्ष जो बजट प्रस्तुत हुआ जी सर। उसके अंदर एग्रीकल्चर के लिए क्या पॉलिसी डिसीजन लिए गए? स्कीम्स नहीं, पॉलिसी डिसीजंस। सॉरी सर, मैंने अभी बजट पढ़ा नहीं इस बार का। अरे तो बहुत दिन हो गए बजट आए हुए तो। जी कब है इंटरव्यू आपका? सर 26। तो बजट तो पढ़ना ही चाहिए। बजट तो एक ऐसी चीज़ होती है जो सारा देश के अंदर दिशा मिलती है, जी वो तो पता होना चाहिए ना हमारे को। जी सर। अच्छा चलो, इस साल का नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, पिछले साल का पढ़ा बजट। जी सर। उसके पिछले साल के बजट से एक नई घोषणा करी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कि हमारे देश में हम काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी को अप्लाई कर रहे हैं। जी सर। तो इस बार भी दोहराया फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, जी सर। है ना, और इकोनॉमिक सर्वे में भी दोहराया गया इस चीज़ को। यस सर। ये काउंटर साइक्लिक पॉलिसी क्या होती है? सर जो फिजिकल पॉलिसी रहती है उसमें गवर्नमेंट कुछ डिसीजंस लेती है जिसके तहत इकोनॉमी जो है उसको रिवाइव कर सके। एंड काउंटर साइक्लिक में एक होता है प्रो साइक्लिक, जिसमें अगर नहीं, जी काउंटर साइक्लिक की बात करें, जी। आपको मैं सिचुएशन थोड़ा सरल कर देता हूँ आपके लिए। जी। इस समय इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही है, जी सर। है ना, मान लीजिए अच्छी चल रही है। अब उसके अंदर काउंटर साइक्लिक पॉलिसी में क्या नीतियाँ लेंगे? सर काउंटर साइक्लिक में जब फिजिकल पॉलिसी बहुत अच्छी मीन्स हमारा जो ग्रोथ रेट अच्छा चल रहा है तो उस टाइम गवर्नमेंट टैक्स लगाए, अपने टैक्स कलेक्शन को बढ़ावा दे। साथ में ही जो गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करती है, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट करती है, वो उस समय इन्वेस्टमेंट ना करे, उस समय करे जब हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो कम रहे। तो यहाँ पर हमें काउंटर करना है फिजिकल पॉलिसी को। गुड। अच्छा ये बताओ कि मॉनेटरी पॉलिसी के स्टांस क्या होते हैं? सर मॉनेटरी पॉलिसी में जो डिसीजन लिया जाता है रेपो रेट के लिए। नहीं, स्टांस, सर हर जो पॉलिसी होती है जी उसके अंदर एक स्टांस, जैसे एकोमोडेटिव है या कठोर है या और इस तरह का जो डिक्लेयर करते हैं ना कि हमारी पॉलिसी ये रहेगी, जी सर। वो क्या होता है? सर इस समय ज़्यादातर जो भी हमने डिसीजंस लिए वो अकोमोडेटिव लिए, मीन्स अकॉर्डिंग टू आवर नहीं, जैसे इस बार मान लेंगे जो फिस्कल पॉलिसी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में घोषित की गई, जी सर। उसमें कहा हमारा स्टांस एकोमोडेटिव है। जी सर। इससे क्या मतलब समझे आप? सर अकोमोडेटिव मीन्स जो सिचुएशन है प्रेजेंट में, क्योंकि कोरोना के दौरान हमारा जो जीडीपी है वो कम रहा। नहीं वो नहीं, इसका क्या फिर क्या इसका अर्थ क्या है? इसका क्या डिक्लेयर किया कि हमारी अकोमोडेटिव स्टांस से, मान लिया आपकी बात, अब क्या है इसका मतलब? क्या कम्युनिकेट कर रहे हो आप? सर इसका इट मीन्स जो हमें इस टाइम प्रेजेंट में जो रेपो रेट है उसको बढ़ाने की जगह हमें 4% जो उनका स्टेंस रहा कि हमें काउंटर करना है इन्फ्लेशन को। नहीं तो इससे कैसे इन्फ्लेशन काउंटर होगा? ये 4% तो बहुत लो रेट है, इससे तो खूब मनी की सप्लाई बढ़ रही है इकोनॉमी में। लेकिन सर इसके कारण हमारा जो जीडीपी है वो कोरोना के कारण शॉक लगा था। मुझे लगा था इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे ना आप अभी। जी जी। तो इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा? ये तो जब 4% पे रखेंगे और एकोमोडेटिव और रखेंगे, इसका मतलब एकोमोडेटिव का मतलब हमेशा एकोमोडेटिव, ध्यान रखना, भविष्य के बारे में बताता है। जी सर। इस प्रेजेंट के लिए नहीं बताता। स्टांस जो भी होता है वो हमेशा भविष्य के बारे में बताता है। तो भविष्य में और कम या बराबर रखने की सोच रहे हैं जी, तो मनी बढ़ता ही जाएगा, एक लिक्विडिटी बढ़ती जाएगी और इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, जैसे बढ़ ही रहा है, 7 के ऊपर पहुंच रहा है। फिर कैसे कंट्रोल होगा इससे सर? सर एक्चुअल में कोरोना के कारण जो शॉक लगा, हमारे जितने भी इन्वेस्टमेंट थे, जितना भी इंडस्ट्रीज़ थी, उनके कारण लिक्विडिटी का कहीं न कहीं क्रंच रहा है। नहीं, क्रंच नहीं था, मैं ये उल्टा बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, इस समय लिक्विडिटी एक्सेस है मार्केट में जी। लिक्विडिटी का क्रंच नहीं रहा। उसके बाद जब कोरोना हुआ तो गवर्नमेंट ने खूब सारे पैकेजेस निकाले, जी सर। बहुत सहायता पैकेज निकाले, हज़ारों करोड़ के निकाले।
रेपो रेट कम हो गया, जी तो सर। पैसा ही पैसा है इस समय देखना में, लिक्विडिटी की तो कोई कमी नहीं है। वही तो बात कही उन्होंने कि लिक्विडिटी, उसके लिए कुछ करा उन्होंने इस लिक्विडिटी को कम करने के लिए? सर उसके लिए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इस बार स्टार्ट की गई है ना। इसका मतलब आप अपने आर्गूमेंट को काउंटर कर रहे हो, समझ में आई ना बात? जी सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं। अब बताओ ये क्या थी एसडीएफ? सर एसडीएफ में बैंक्स के पास अगर एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है तो ओवरनाइट के लिए वो आरबीआई के पास रख सकती है विदाउट कोलेटर। वो विदाउट कोलेटरल किसके पास रख सकते हैं? आरबीआई के पास। इसका मतलब कोलेटर किसको देना पड़ता सर अदरवाइज? कोलेटर बैंक आरबीआई बैंक्स को देती एज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बैंक देती और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देती बैंक्स को। बैंक्स को। जी। तो अब क्या करना पड़ेगा उसको? जी अब क्या होगा? सर अब इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देने की ज़रूरत नहीं है, वो जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है वो अब आरबीआई के पास रख सकती हैं। नहीं रख सकती नहीं, रखनी पड़ेगी या रख सकती हैं? रख सकती हैं। उनको क्या, उनको उनके थोड़ी लग रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो आप खुद ही बता रहे हो ना भाई। इसमें बैंक को क्या फ़ायदा हो गया? अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी जी नहीं देनी पड़ रही है तो उसमें बैंकों को क्या फ़ायदा है? सर जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक्स रखती है तो उस पे बैंक्स अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखती है खुद के पास, नहीं तो हाँ फिर तो उस पे कुछ न कुछ इंटरेस्ट रेट उनको मिलता है। तो अपना इस वाले एसडीएफ में नहीं रखेंगी अब वो? जी सर। तो वो कहाँ रहेंगी फिर? गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसके पास रहेंगी? सर बैंक्स के पास ही रहेंगी। तो लोन बैंक ले रहा है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ले रहा है एसडीएफ में? सर एसडीएफ में आरबीआई। फिर तो सिक्योरिटी किसको देनी पड़ती? सर सिक्योरिटी जैसे आप लोन लेने जाते हो जी बैंक, सर। आप बैंक से लोन लेने गए, जैसे आप मुझे हाउसिंग लोन दो, जी सर। तो सिक्योरिटी बैंक आपको देगी या आप बैंक को दोगे? सर हम बैंक को देंगे। अब इसमें कौन देगा आप बताओ इस परिस्थिति में? सर इसमें आरबीआई बैंक्स के पास रखती है ना। अब फर्क हो गया ना। जी सर। इसका मतलब अब आरबीआई को सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। जी सर। तो फिर क्यों बैंक क्यों जमा कराएंगे उसके पास पैसे? सर बैंक्स के पास एक्स्ट्रा जो लिक्विडिटी है अगर वो बैंक आरबीआई के पास जमा करा दी तो कुछ न कुछ उनका जो पैसा है अगर वो डायरेक्टली मार्केट में देती है तो कई बार वो एनपीए होने का चांसेस रहते हैं। तो लेकिन इसका मतलब लोन कम दें, इसका मतलब विकास खत्म? नहीं सर, कुछ हम अगर बैंक्स के पास 100 रुपीज़ आते हैं हाँ। तो पूरा वो मार्केट में नहीं दे सकती एज ए लोन। कुछ पैसा उसको हमेशा बचा के रखना रहता है ताकि फ्यूचर में वो तो उसके लिए तो बना रखा है ना। क्या बना रखी है? 2 चीज़ें बना रखी हैं, क्या होते हैं वो? CRR एंड SLR। तो उसके लिए तो निर्धारित कर रखा है, तो उससे इसका क्या संबंध है? CRR में किसके पास पैसे रखते हैं? सर CRR में 4% जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज रहती है वो आरबीआई के पास रखती है एज ए केस बैंक। और SLR में इस समय 18% है जो बैंक खुद के पास रखती है। SLR में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? सर SLR में कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज। अच्छा बस लास्ट एक चीज़ बताओ जी सर। कि जीरो कूपन बॉन्ड एट पार ये क्या होता है? सर जीरो कूपन बॉन्ड मीन्स इस पे इंटरेस्ट रेट नहीं देता कोई भी जो बॉन्ड जारी करते हैं, ये डिस्काउंट रेट पे जारी किए जाते हैं। नहीं एट पार, जीरो कूपन बॉन्ड एट पार। सर एट पार का तो मुझे एग्जैक्ट अभी इसके एक बैंक को बचाया ना, अभी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़े बैंक को इसी तरीके से बचाया। उसके अंदर कैपिटल की कमी पड़ रही थी और कैपिटल कमी होती है तो लोन नहीं ले सकता बैंक जी। तो फिर गवर्नमेंट ने ये तरीका अपनाया। इसको कहते हैं इस बार का सबसे बड़ा इनोवेशन जो पिछले साल का माना गया गवर्नमेंट का। जी सर। सबसे बड़ा जो इनोवेशन इकोनॉमिक एरिया में माना गया वो ये था, ये पढ़ लेना इसको अच्छी तरह से, कि जीरो कूपन बॉन्ड एट पार। जी सर, पढ़ लेना इसको, ठीक है जी। थैंक यू। प्रहलाद जी, आप राजस्थान के हैं। राजस्थान में पानी की बहुत कमी है। जी। पानी सबसे ज़्यादा हमको एग्रीकल्चर में चाहिए, है ना, ये बात है। ग्राउंड वाटर सिचुएशन क्या है? सर एग्जैक्टली अगर मैं अपने एरिया की बात करूँ, जयपुर ज़िले में खवारा निजी गाँव की, तो 400 फीट पे भी अभी पानी नहीं है सर। बहुत सारे ट्यूबवेल्स खाली जाते हैं। की बात करें तो सर राजस्थान में डिफरेंट लोकेशन में, अगर हम वेस्टर्न राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर 500 फीट के नीचे भी कई बार पानी नहीं मिलता है। इसका एक तरीका है नापने का, इसका एक बताने का तरीका है अलग। कितने ब्लॉक्स डार्क जोन में हैं,
जी सर। हैं जी आपको मालूम है? सर, एग्जैक्टली मुझे इसके बारे में पता नहीं। तो ग्राउंड वाटर तो बहुत डिप्लीट हो चुका है पूरे राजस्थान में, बहुत कम नीचे जा चुका है, ये बात तो एग्री करते हैं। जी अब ये बताइए कि फिर भी हालत ये है कि हम हर साल लाखों एग्रीकल्चरल इलेक्ट्रिक कनेक्शन दे रहे हैं, जी सर। तो ये गलत नहीं है आपकी निगाह? सर, जो फार्मर्स है, बहुत सारे फार्मर्स के पास इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस नहीं है। वो डिफरेंट वेज में कई बार ब्लैक तरीके से भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देने से ये फ़ायदा रहेगा कि हम पर्टिकुलर जो भी फार्मर्स हैं उनका लोकेशन कितने इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस है टोटल, उसको हम पता कर सकते हैं। साथ में ही उसके बाद जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है जैसे माइक्रो इरिगेशन, उसके बारे में फार्मर्स को सेंसिटाइज कर सकते हैं सर। माइक्रो इरिगेशन या तो देना ही चाहिए, वो तो ठीक है कि भाई पानी की कमी है तो कम पानी यूज़ होगा, जी सर। पर बिजली का कनेक्शन दे करके आप इरिगेशन को और बढ़ावा दे रहे हैं। चाहे माइक्रो ही करें, लेकिन पानी तो आप धरती से खींचेंगे ना, जी तो पानी तो और निकलेगा, और रिचार्ज है नहीं। सर, लेकिन ये हर किसान की डिमांड है कि बिजली के कनेक्शन तो उनको देना किसान पड़ेगा। तो डिमांड करेगा ही। जी। नीति क्या होनी चाहिए? सर, हमें बिजली के अच्छा, अब ये connection- बताओ, खैर चलो छोड़ो इसको, ये बताओ, वाटर डिप्लीट हो चुका है, ग्राउंड वाटर। जी सर। अब इस टेबल को, ग्राउंड वाटर टेबल को बढ़ाने के लिए क्या उपाय हैं, क्या उपाय किए जा रहे हैं? सर, जो ग्राउंड वाटर के डिप्लीशन को रोकने के लिए हमारे पास जितना भी रेन होता है, तो इसके लिए रेन हार्वेस्टिंग प्लांट्स हम लगा सकते हैं घरों में। एंड जो वाटर सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, वो चलाया जा रहा है। फार्म पॉन्ड की स्कीम राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है सर। एंड कैच द रेन एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। एंड साथ में गवर्नमेंट ने एक जल जीवन मिशन और साथ में भूजल मिशन दोनों को इंक्लूड किया अब ताकि आप इन सब मिशन और प्रोग्राम्स की अपने गांव में बताइए स्थिति क्या है? सर, जो मेरा गांव है, तो मेरे गांव में जो मैंने ऑब्जर्व किया, वहाँ पर तालाब सिस्टम ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। साथ में ही महानरेगा के द्वारा जितने भी नहर सिस्टम है। तालाब सिस्टम मतलब तालाबों को भरना? जी सर। तो नहर है, नहर के द्वारा छोटी छोटी नहरें बनी हुई है, तो बीच बीच में लोकलाइज्ड गांव में वो बारिश के समय तालाब भर जाता है सर। तो घर भी आपके यहाँ 500 फीट पे पानी क्यों चला गया? सर, उसका रीज़न है कि बारिश बहुत कम होती है सर। लेस देन 70 सेंटीमीटर बारिश होती है, कभी कभी 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। तो ये जो बारिश कम होना, साथ में जो पीरियड है बारिश का, वो भी राजस्थान में कम है एरिया में, तो उसके कारण ये बड़ी प्रॉब्लम है सर। अगर हम राजस्थान के पुराने वाटर हार्वेस्टिंग के तौर तरीक़ों को ध्यान करें तो जी क्या क्या उनमें विशेषता नज़र आती है? सर, क्या विशेषताएं आपको नज़र आती हैं? सर, राजस्थान के जो पुराने तौर तरीके थे, उसमें मेरे गांव में और साथ में जो भी राजस्थान में जहां मैंने विजिट किया वहां देखा, तो बावड़ी सिस्टम वहां पहले रहती थी सर। तो जितना भी पानी रहता था वो बावड़ी में इंक्लूड हो जाता था। साथ में कुआं सिस्टम और टाका सिस्टम वहाँ पे पहले यूटिलाइज करते थे, लेकिन प्रेजेंट में बोरवेल सिस्टम यूज करते हैं। तो उसके थ्रू समर्सिबल पंप में ज़्यादा पानी बाहर कम घंटों में बहुत ज़्यादा पानी निकल जाता है सर। तो कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट में अब आप ये बताइए, आपने जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग और एग्रीकल्चर साइंस में बहुत कुछ सीखा है जी सर। है ना? अब आप इस साइंस का उपयोग करके ये बताइए कि हम कैसे राजस्थान में जो है इस पानी की शॉर्टेज और क्रॉपिंग को का सामंजस्य बैठाएं। सर, जो राजस्थान में स्पेशली मैं मेरी विलेज और आसपास के जो एरियाज़ में अगर बताऊं, तो वहाँ पर जो वाटर का यूटिलाइजेशन होता है, कुछ ऐसी क्रॉप्स ली जाती है जिनमें फ्लड इरिगेशन यूज करते हैं। तो अगर हम फ्लड इरिगेशन की जगह माइक्रो इरिगेशन यूज करें, साथ में ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटी जो नॉर्मली देसी वैरायटी जाती है चिकपी की, उसमें पानी ज़्यादा लगता है, अगर उसकी जगह अवरोधी वैरायटी है एक चिकपी की, वो हम ले सकते हैं सर। तो जो जेनेटिकली ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ है उनको लगाएं, साथ में माइक्रो इरिगेशन को यूटिलाइज करें, तो बेहतर प्रोडक्शन भी होगा। आपकी जेनेटिक साइंसेज ने इस तरह की वैरायटीज़ बनाई हैं क्या? जी सर। तो वो क्यों नहीं प्रोपेगेट होती? सर, उसका रीज़न है कि जो हाइब्रिड सीड है उन वैरायटीज़ का, वो एक तो महंगा है और किसान तक उनकी पहुंच नहीं है सर, और कई बार उनका ब्लैक मार्केटिंग साथ में ही। उदाहरण दो, देखें कोई।
जी सर, इसमें अगर हम यूज करें ग्वार का या ज्वार, तो ज्वार पायोनियर ज्वार जो है सर 1 केजी लगभग 400 रुपये की आती है, तो वो काफ़ी महंगी रहती है और कई बार उसी का डुप्लीकेट कॉपी करके मार्केट में बेचा जाता है। तो किसान एक बार जब उसको उगा लेता है और दोबारा जब उसका अगर सही से प्रोडक्शन नहीं होता तो उसको लगता है कि नहीं ये गलत है, फिर वो देसी वैरायटीज़ में चला जाता है वापस। थैंक यू। अच्छा प्रहलाद जी सर। अब आपको एग्रीकल्चर में तो बहुत ज्ञान है, अच्छा है। तो ये वाटर की समस्या तो हमने सुनी अभी, इसके अलावा भारतीय कृषि की 5 प्रमुख समस्याएं बताएं आप। आपके पिताजी कृषि में हैं, आप जुड़े हुए हैं ज़मीन से, उनके आधार पर बताएं कि 5 प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं भारतीय कृषि की, जी सर। पानी की समस्या को छोड़ के। जी सर, जो मैंने ऑब्जर्व किया है जिसमें 5 प्रमुख समस्याएं हैं। फर्स्ट है प्रोडक्शन कई बार बम्पर होता है लेकिन उसका मार्केटिंग अच्छी नहीं हो पाती, तो किसान को उसका जो रिटर्न है वो सही नहीं मिल पाता। फर्स्ट। सेकंड, जब क्रॉप होती है तो उसको स्ट्रेस सेल करना पड़ता है, तो स्टोरेज की जो एक समस्या है वो है। एंड थर्ड जो समस्या है सर एग्रीकल्चर में, फूड प्रोसेसिंग, वो नहीं हो पाता है, तो प्रॉपर जो रिटर्न ज़्यादा मिलना चाहिए किसान को वो नहीं मिल पाता है सर। एंड थर्ड जो है फोर्थ जो है सर, मार्केट से कनेक्टिविटी, तो मार्केट जो है दूर है तो वो कई बार और ट्रांसपोर्ट जो चार्जेज है वो सर बहुत ज़्यादा रहते हैं। और जो फिफ्थ है सर, उसमें कुछ बिचौलिए जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं किसान से, और उसके कारण किसान का जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं बट जाता है सर। एक जो ज़मीन है उसका डिटेरियोरेशन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है सॉइल, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जी सर। अच्छा, अब ये समस्याएं जो आपने बताई, क्या उन समस्याओं का समाधान जो 3 बिल कृषि के लिए पास किए गए थे जी सर। और उनको वापस रिपील किया गया है, उनमें था या नहीं था? सर जो 3 बिल थे वो प्रोग्रेसिव थे, और ये जो जितने भी कंसर्न्स थे एग्रीकल्चर के उनको सॉल्यूशन के लिए लाए गए थे। उसमें अगर हम एपीएमसी की एग्जांपल लें तो वहाँ पर मल्टीपल लेवीज़ लगती थी और किसान डायरेक्टली सेल नहीं कर सकता था किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को अगर चाहता तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, सिंगल मार्केट लेवी, ये वाला कॉन्सेप्ट लाया गया था। साथ में किसान का ये भी था कि इन्वेस्टमेंट जो है स्टोरेज में वो नहीं हो पाता था कोई भी प्राइवेट एंटिटीज़, क्योंकि उन पे स्टॉक लिमिट लगी हुई रहती थी। तो इसको भी गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया था कि कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन जैसे वार या वापस क्यों लिए गए ये बिल? किसानों को जिनको अच्छा लग रहा था उनको समर्थन में आना चाहिए था ना आगे। जी सर। सर जहाँ तक मैंने इसको ऑब्जर्व किया है, इसमें जो किसानों के कुछ कंसर्न थे, जो गवर्नमेंट जो बिल्स लेकर आई थी सर, वो एक ऑर्डिनेंस के थ्रू लेकर आई थी सरकार। तो इससे बेहतर होता कि जो सरकार है, ऑर्डिनेंस के थ्रू नहीं लाई थी, पार्लियामेंट में पास हुए थे, जल्दी में पास हुए थे। जी फर्स्ट सर ऑर्डिनेंस के थ्रू, बाद में इनको पास कर दिया गया था। तो इसमें अगर ये होता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड जो किसानों के जो संगठन है, उनको लेकर अगर बातचीत के द्वारा उनको उनके कंसर्न्स को सुन के अगर हम लेकर आते तो फिर ये एक्सेप्टेंस ज़्यादा होता सर। अच्छा, जीन बैंक क्या होता है सर? कितने जीन बैंक्स हैं इंडिया में? मैं क्रॉप्स की बात कर रहा हूँ, आदमियों की नहीं। जी सर एग्जैक्ट नंबर तो मुझे पता नहीं है कितने जीन बैंक है, बट जीन बैंक मैंने IRI में स्टडी की, वहाँ पर मेज का जीन बैंक है सर। कटक जो उड़ीसा है वहाँ पर राइस का जीन बैंक है। वीट का जीन बैंक करनाल में है सर। जीन बैंक में जितना भी डाइवर्सिटी है पूरा इंडिया में, अगर हम वीट को लें तो वीट की जितनी भी देसी वैराइटीज़ है, जितना भी उसके नंबर ऑफ जीन्स हैं, उनको कहीं ना कहीं वहाँ स्टोर किया जाता है ताकि फ्यूचर में हम जो भी प्लांट ब्रीडिंग के। सबसे बड़ा राइस का जीन बैंक कहाँ है संसार में? सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, एक अनुमान लगा सकता हूँ सर इसमें, इंडियन इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस मनीला में है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ा गेहूं का जीन बैंक कहाँ है? सर गेहूं का मैक्सिको सिमिट, वहाँ पर। समिट में, ठीक, परफेक्ट। अच्छा, ये ट्रांस अटलांटिक अलायंस पता है आपको क्या है? सर नाटो से संबंधित बात करूँ? नाटो अलग है, ट्रांस अटलांटिक अलायंस अलग है। सर इसके बारे में मुझे एग्जैक्टली पता नहीं सर अभी। सर कोई बात नहीं, धन्यवाद। थैंक यू।
अच्छा, ये जो यूक्रेन रशिया जो इसकी जो दो तरह के हम इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं, एक है जो रिसेंट में हुए हैं और एक लॉन्ग टर्म। तो फर्स्ट जो इम्पैक्ट है वो पूरे वर्ल्ड में एक पोलराइजेशन जो है वो उत्पन्न हुआ सर। सेकंड जो है इन्फ्लेशन, डिफरेंट जो ऑयल है, ऑयल को लेकर जो मार्केट में 100 से ज़्यादा प्रति बैरल चला गया है, उसके कारण ठीक आगे बोलते जाओ। एंड सर इसके द्वारा जितने भी बड़े बड़े यूनाइटेड नेशन या ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो ऑथेंटिसिटी है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी हुई है सर। एंड फ्यूचर में सर जो वर्ल्ड ऑर्डर एक पहले मल्टी डायमेंशनल था, वो कहीं ना कहीं बाईपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहा है। तो ये सभी कंसर्न्स बहुत महत्वपूर्ण वाले तो भी बाकी हैं। जी सर। और सर इसी के कारण इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी, इससे और थोड़ा बाहर जाकर इससे ऊपर जा कर के देखो इस वॉर का क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। सर अभी तो मैं यही सोच पा रहा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है कुछ? हूँ। जी सर, एग्रीकल्चर को नहीं, बता दिया तो आपको आ ही जाएगा। जी सोशली जो है ना, सोसाइटी पर क्या इसके इम्पैक्ट होगा इस वॉर का, और हो रहा है? सर सोसाइटी कौन सा एरिया है जहाँ बहुत गंभीर परिस्थिति आ रही है? जी सर। और उससे संबंधित यूएन एजेंसीज जो है ना, वो चिल्ला रहे हैं भाई देखो इसको अटेंड करो। सर इसमें जो सोसाइटिकल एंगल है, अगर जस्ट यूक्रेन में लें तो फर्स्ट रिफ्यूजी क्राइसिस वहाँ पर हो रहा है। सेकंड, जैसे हमने देखा बूचा जो नरसंहार जिसमें जो निर्दोष लोग मारे गए हैं। थर्ड, इसके कारण अदर जो है वहाँ से ऑयल का इंपोर्ट इंडिया करता था, उसके कारण इन्फ्लेशन जो है इंडिया में, वो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन के कारण जो हमारे समाज में जो लोग हैं उनके खाने का जो खर्चा है वो ज़्यादा होगा, तो इसके कारण कहीं ना कहीं उनकी जो न्यूट्रिशन है उसकी वैल्यूज़ भी कम हुई है सर। माइग्रेंट क्राइसिस, इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, वुमन, वीकर सेक्शंस। जी अच्छा, ये बताइए लोगों को प्रशासन से क्या शिकायत रहती है जनरली हिंदुस्तान में? सर बहुत शिकायत रहती है, जी तो कौन सी शिकायत रहती है? जी सर, प्रशासन से जो शिकायत रहती है उसमें डिफरेंट लेवल हैं। शहर, उसके बाद तालुका, उसके बाद गांव, तो इनमें सब में डिफरेंट कंसर्न है। अगर हम गांव से लें तो गांव वालों की सबसे बड़ी जो शिकायत रहती है, उनकी दूरी बहुत ज़्यादा है प्रशासन तक पहुँच की। सेकंड जो है कि तो उसके लिए क्या करोगे आप? सर उसके लिए ई गवर्नेंस हम एक कॉन्सेप्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर की गांव के लेवल पे ही जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है उनको हम कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू बता सकें, साथ में अवेयर पहले करें सर कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम लेकर आई है। और क्या शिकायत? सर उसके अलावा कुछ क्रॉसपेंडेंट, जैसे बैंकिंग सेक्टर में हम देखते हैं कि बैंकिंग का बीमाओं की योजना है, तो बैंकिंग क्रॉसपेंडेंट जाके घर घर कई बार बताते हैं कि गवर्नमेंट की ये स्कीम है, बीमा पॉलिसी है, ये लाइफ इंश्योरेंस है, तो इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, तो उनके जितने भी कंसर्न है उनको सुना जाता है सर। और इसके अलावा? उसके अलावा सर जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट टीवी के थ्रू, जितने भी रेडियोज़ हैं उसके द्वारा उनको जितने भी संदेश हैं वो बताए जाते हैं। वो क्या शिकायत हुई? वो शिकायत थोड़ी थी, उसमें पब्लिक को क्या शिकायत है? सर उसमें कई बार पेनिट्रेशन की एक समस्या रहती है। नहीं, शिकायत क्या है? प्रशासन से शिकायत क्या है पब्लिक की? सर आप सुझाव दे रहे हो? जी सर पूछना चाह रहे हैं शिकायत। सर उसमें एक जो शिकायत है वो लालफिता से की है, एक जो शिकायत है उदासीनता कि गवर्नमेंट बहुत अच्छी पॉलिसीज़ लेके आती है, लेकिन कई बार जो ब्यूरोक्रेसी और जो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव है उनकी उदासीनता के कारण जितने तत्पर रह के जितने कम टाइम में जो स्कीम लोगों तक पहुंच जानी चाहिए थी। क्यों उदासीन है? सर उसके पीछे उसके कई रीजंस हैं कि कई बार आपने कोई उदासीन देखा है? मतलब कोई उदासीन चेहरा कोई किसी सरकारी कचहरी में बैठा हुआ देखा है? जी सर, उसमें बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन जो छोटे लेवल पे हम देखते हैं कि जैसे हम
कई बार बैंक में विजिट किए हैं, तो वो उस समय उसी कंसर्न को सुनने के बजाय वो बोलते हैं कि 2 दिन बाद में आप आना, जबकि उसी टाइम भी उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रोएक्टिव पॉलिसी होनी चाहिए कि अभी का काम अभी। हमने करप्शन नहीं बताया, तो सबसे बड़ी शिकायत है हिंदुस्तान में जी शासन से लोगों की करप्शन की। जी सर। ओके, थैंक यू। सर की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल है और रशिया यूक्रेन वॉर पर काफ़ी बातचीत हुई है। जी सर। क्या इसका रशिया यूक्रेन वॉर का इंडियन एग्रीकल्चर सिनेरियो पर क्या इम्पैक्ट रहा है, ये मुझे आप बताएं। और इसके साथ कल का आपने अखबार पढ़ा, कल का आज का, जी सर। तो उसमें मैं ये भी जानना चाहूँगा कि किस देश ने इंडिया से एग्रीकल्चर के लिए कुछ बहुत बड़ी चीज़ मांगी है जो इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। जी प्लीज़। जी सर। सर, इंडियन एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ पर वीट का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। तो मिस्र के द्वारा डिमांड की गई है 10 लाख टन वीट की। उससे पहले जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जो मिडिल ईस्ट एंड जो रसिया एंड यूक्रेन के आसपास के जो कंट्रीज़ थे, वो यूक्रेन एंड रसिया से वीट, ऑयल सीड एंड पल्सेज, राइस इनका इंपोर्ट करते थे। लेकिन अब ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना जो वीट है, डिफरेंट राइस की वैरायटीज बासमती की, उनका एक्सपोर्ट करके सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो है उसको आगे बढ़ा सकता है। सॉफ्ट डिप्लोमेसी आगे बढ़ा सकता है या इंडिया को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बना सकता है? कौन ज़्यादा अच्छा, कौन ज़्यादा सूट करेगा? जी सर, इसमें जहाँ तक मेरा सोचना है, दोनों को अगर साथ में लेकर चलें हम, तो वो बेस्ट है सर। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। अब ये मुझे बताएं आप कि जैसे मोदी जी ने कहा कि 2025 तक वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहते हैं। जी सर। एग्रीकल्चर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में कैसे हेल्प करेगा? आप 2 से 3 कुछ मेजर बताइएगा, मतलब ये नहीं बताना है, आपको उपाय बताने, क्या ऐसा 2 से 3, 4, 5 पॉइंट जो भी आप बताना चाहें। जी सर। सर, इसमें जो मेरा जो मेन पॉइंट्स हैं, उसमें 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है 2014 तक, उसमें एग्रीकल्चर का $1 ट्रिलियन का योगदान है। उसका हमने प्रिडिक्ट किया है 2014 तक। उसमें फर्स्ट जो है कि हम फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाएं सर, ताकि हमारा वैल्यू एडिशन हो। सेकंड जो है, लगभग हर साल 90,000 करोड़ का हमारा जो फूड है वो ख़राब होता है सर, स्टोरेज की कमी के कारण। तो स्टोरेज की कमी को अगर हम सही करें और ये 90,000 को बचाएं और उसको फिर एक्सपोर्ट करें, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो GDP है उसमें योगदान करेगा। एंड साथ में ही जो एग्रीकल्चर में माइक्रो इरीगेशन, जो इरीगेशन की प्रॉब्लम है, रेनफीड, जो हमारा 60% एरिया रेनफीड है, अगर उसी पानी को हम क्या आप ऐसा बता सकते हैं, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के मेजर्स क्या होंगे, ऐसा कुछ बता सकते हैं? सर, शॉर्ट कि आप जो बता रहे हैं वो कन्वे हो नहीं पा रहा। हाँ, बताएं कुछ ऐसा। जैसे होता है कोई भी आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इतना बड़ा प्लान है, तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। सर, शॉर्ट टर्म में जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री सिंचाई के तहत जो माइक्रो इरिगेशन है, नीम कोटेड यूरिया, इन स्कीम्स को हम शॉर्ट टाइम में बेहतर इम्प्लीमेंटेशन करें, और प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, ताकि शॉर्ट टाइम में किसान एम्पावर हो पाए। लॉन्ग टर्म में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, जिसके तहत फूड पार्क, फूड प्रोसेसिंग, उनको बढ़ाया जाए सर। और जो किसान है उस तक जो भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ है उनका बेहतर तरीके से हम इम्प्लीमेंट करें सर। अच्छा, ये बताइए कि एक कहा जाता है कि भारत में अधिकतर किसानों के लिए कृषि जो है अब वो लाभकारी नहीं रही है। जी सर। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? वे कौन से किसान हैं? क्या सभी किसानों के लिए लाभकारी नहीं है? सर, इंडियन एग्रीकल्चर में लगभग 85% किसान मार्जिनल एंड स्मॉल है, और प्रेजेंट टाइम में चूँकि फर्टिलाइज़र, इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होने के कारण, और बहुत सारे लैंड टाइटल्स उनके पास नहीं होने के कारण, उनका जो इनपुट है वो कॉस्ट ज़्यादा आती है सर। तो उसके कारण जो उनका आउटपुट है वो कम रहता है,
साथ में लगातार जो उनकी जो लैंड होल्डिंग्स है वो कम होती जा रही है, क्योंकि परिवार में वो बढ़ती जा रही है सर। तो कहीं ना कहीं जो डिवाइडेशन है फार्म का, वो धीरे धीरे कम होने के कारण जो आउटपुट है वो कम होता जा रहा है सर। ओके। अच्छा, अपनी कोई 5 खूबियां बताइए कि बोर्ड आपको, मतलब मान लें कि आज का सबसे अच्छा इंटरव्यू आपका रहा और आपको 200+ मार्क्स मिलते हैं। जी सर। सर उसके लिए जो 5 क्वालिटी मैं सोच पा रहा हूँ, वो फर्स्ट है मेरी लीडरशिप, जिसमें मैंने एनसीसी में रहते हुए सार्जेंट रैंक में काम किया। सेकंड जो है वो टीम वर्क, ये मैंने स्पोर्ट्स में रहते हुए डिफरेंट जो कल्चर के लोग थे, डिफरेंट स्पोर्ट्स मैंने उनके साथ मैंने बेहतरी से काम किया। जो थर्ड नंबर है सर, वो 24/7 काम करने की कैपेसिटी, जिसमें मैंने एनसीसी में कैंप्स में रहते हुए कभी भी जब भी ज़रूरत पड़ी दिन और रात मैंने काम किया सर। एंड फोर्थ नंबर जो है कंपेशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, कि जब भी मैं कोई भी इन लोगों से मिला तो हमेशा मेरा मदद करने का एक हमेशा नज़रिया रहा। और फिफ्थ जो है सर, मैंने हमेशा जो भी समस्याएं देखी तो मैंने उनको कोसा नहीं, मैंने सोचा कि हमेशा मैं इनकी समाधान का हिस्सा बनूंगा। ये इसलिए मैंने अपने आप को मानता हूँ कि इन एग्ज़ाम के लिए मैं बेहतर कैंडिडेट हूँ। थैंक यू। Please wait outside. We shall call you back. Thank you. अभी तो कहीं नहीं जाने का, बैच करना। सॉरी, बैठो। अच्छा ये बताओ प्रहलाद जी सर। कि अपने इंटरव्यू के बारे में क्या सोचते हो आप? कैसा हुआ इंटरव्यू आपका? सर मीडियम। मीडियम? जी। क्यों मीडियम? क्यों, कैसे आका आपने मीडियम? सर कुछ जैसे इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स मुझे जानना चाहिए था, बजट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। मेरा सेक्टर है एग्रीकल्चर, तो उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। गुड। ऐसा है कि आप में वो सब खूबियाँ हैं जो आपको सिलेक्शन करा सकती हैं। जी सर। आपको एक ही काम करना है, केवल एक। जी। एक तो इस साल का बजट अच्छे से देख लीजिएगा आप, जी सर। है ना। इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 2 चैप्टर 4 पढ़ लीजिएगा। ठीक सर कैन आई राइट? हाँ, और क्या लिखना ही चाहिए आपको। रिकॉर्डिंग भी मिलेगा आपको। हाँ, लेकिन लिख लो, लिखना चाहो लिख लो, अच्छा लगता है जी सर। है ना। जी। चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। जी। और एग्रीकल्चर की पॉलिसी क्या आई है इस बार, एग्रीकल्चर पे क्या पॉलिसी डिक्लेयर की है बजट के अंदर। जी सर। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ना। इस बार चेंज ऑफ डायरेक्शन दिया है उन्होंने अपने एग्रीकल्चर को, ये आना चाहिए अपने को। दूसरा क्या है कि अब इंटरव्यू कब है आपको? सर 26 अप्रैल आफ्टरनून। हाँ, बस पास में आ गया, बिल्कुल पास में आ गया अब तो, है ना, कोई टाइम नहीं है। तो कोई नई चीज़ मत पढ़ना आप। जी सर। अखबार जो भी पढ़ते हो, कौन सा अखबार पढ़ते हो? सर द हिंदू और दैनिक जागरण। हाँ, इन 2 अखबारों को पढ़ते रहो लगातार। कोई नई चीज़, कुछ भी नया चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी सर। कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बजट थोड़ा सा पढ़ लेना। अदरवाइज़ आपको अपने क्षेत्र में भी अच्छी नॉलेज है, इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं। ये कोई MSc एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है यहाँ पे। जी सर। जो ज़रूरत है, जिस तरह की आपके हमें जो एप्टीट्यूड देखने की चीज़ ज़रूरत है, वो सारी आप में मौजूद है। तो इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जी सर। आप अपने आप को फोकस करिए, शांति रखिए मन के अंदर, और कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। किसी भी हाथ में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। जी सर। हमारे हिसाब से आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, जो हम लोग बहुत कम को कहते हैं, ऐसा बहुत ही कम को कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, इसलिए आपको हम और चीज़ें बता भी नहीं रहे ज़्यादा, आपको ज़रूरत भी नहीं है। और ज़्यादा अपने अंदर अपना दिमाग लगा के कंफ्यूज होने की ज़रूरत भी नहीं है, कुछ भी नया नहीं करना है। जो कर रहे हो वो सफिशेंट है, ठीक है ना। ड्रेस वगैरह सब कुछ परफेक्ट है। ये बस एक ही ध्यान रखना, बटन खोलने वोलने का चक्कर मत रखना। जी सर। अंदर से बाहर से बटन बंद करके आए फिर यहाँ खोला, ये कहीं नहीं होता। ये सब बहुत गलत चीज़ है, इससे बहुत ही इंप्रेशन नेगेटिव जाता है। जी सर। ये कभी नहीं करना चाहिए। जिस पोस्चर में आप कंफर्टेबल हो बैठने में, वैसे ही वही रख के आओ। ऐसा क्या है, हाँ, मैं तो कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, हम में से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता आपको कि बटन खोलो, और बड़ा अजीब सा लगता है वहाँ से आके और बटन खोलने बैठ गए। जी। क्या, ये कोई मतलब ही नहीं है, बड़ा ऑड सी चीज़ है ये। अब बाल बिल्कुल ठीक है, इसी तरह रखो, ना कटाना ना बढ़ाना, कुछ नहीं करना। जो इस स्टेज पे जितने अपने आप बढ़ जाएंगे ठीक है, अब कुछ नहीं करना है तुम्हें। शूज़ वगैरह तुम्हारे सब कुछ एवरीथिंग इज़ फाइन। ये आपकी 3 जो हॉबी है ना, स्प्रिंटिंग, कुकिंग, रनिंग, इन पे भी थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना। स्प्रिंटिंग में कोई क्वेश्चन पूछ ले, कोई कुकिंग। हमारा अच्छा, रिटर्न कैसे हुए पेपर? जी, रिटर्न पेपर कैसे हुए हैं? सर अच्छे हुए हैं। GS4 कैसा हुआ? उसमें नंबर आते हैं कम। सर मेरे तो सारे पेपर काफ़ी अच्छे गए हैं।
अकॉर्डिंग टू मी। GS4 अच्छा हुआ? जी अटेंड कर लिए थे सारे जो ऊपर के कोटेशंस आए थे वो सब अटेंड कर लिए थे? जी विवेकानंद जी वाले की थी अटेंड? हाँ जी सर। किया था विवेकानंद जी वाला क्वेश्चन? जी। और इंजीनियर वाला जो था केस स्टडी उसमें क्या दिया रहा है आपने? कौन सा वाला सर? इंजीनियर का था ना वो कंस्ट्रक्शन में लगा हुआ है और कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ हो रही है, उसका उसके अपने बॉस को कुछ कहेगा, वो क्या था वो 4th नंबर का था ना, जो 4th नंबर का केस स्टडी जो थी। एग्जैक्टली तो क्या क्वेश्चन था, मैं एग्जैक्टली उसको चलो रिवाइव कोई नहीं कर कोई पा कोई रहा बात नहीं, बट अच्छा हुआ आपका हूँ। GS4। जी बहुत अच्छा हुआ सर। ऐसे कौन से में लिखा? सर ऐसे में मैंने लिखा था फर्स्ट जो पालने में झुलाने वाले हाथ, हाँ वो वाला एक लिखा था। हाँ एंड सेकंड जो ऐसे था एग्जैक्टली कौन सा था सर, अभी मैं कोई recall बात नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, जी। बट जो भी है आपने अच्छा कर रखा है। जी इस प्रिपरेशन को अपने कंटिन्यू करो। जी सर। और एक बस छोटा सा सजेशन और देना चाहता हूँ कि आप जो एक इकोनॉमी का कोई अखबार जरूर पढ़ना। जी सर। ठीक है ना, क्योंकि हिंदू पढ़ लिया आपने, पढ़ लिया, कोई इनका ज़्यादा अखबारों का आपके लिए कोई यूज नहीं है, पर लेटेस्ट चीज़ें जो पता होनी चाहिए आपको। ठीक है ना। जी कौन सा पढ़ सकते हैं सर? बिजनेस स्टैंडर्ड इकोनॉमिक टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स। या फिर वो इकोनॉमिक पॉलिटिकल वो नहीं पता, वो तो मैं एंड में बताऊँगा चीज़ें। हाँ हाँ ठीक है। जी सर। इनके अलावा क्या करना कि जब आप अब आपके पास के दिन रह गए, आपको नया कुछ पढ़ना नहीं है, एक एक काम करना बस। जी जैसे डिप्लोमेट मैगजीन है, उसका केवल इस महीने का इशू देखना, केवल इस महीने का। जी ओके। एक जो आपको देखना है डाउन टू अर्थ, जी सर। डाउन टू अर्थ का आपको देखना है दिसंबर वाला इशू। डाउन टू अर्थ का सेकंड वीक और सेकंड पक्ष दिसंबर का, जी सर। ये वाला आप इसको अच्छे देख लीजिए। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, उसके बजट के बाद के 3 इशू आए हुए हैं, तो फरवरी का, मार्च का और अप्रैल का। जी। ये तीनों इशू देख लीजिएगा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के। और लास्टली, क्योंकि अब आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन में हो, तो आपके लिए बहुत बड़ा सुझाव दे रहे हैं, कट द क्लटर के लास्ट 3 महीने के वो देख लो एपिसोड्स। किसके? कट द क्लटर लिखो, CUT कट कट द क्लटर, CLATER। CLUTTER। जी ठीक है। इसका क्या मतलब, क्लटर का मतलब कि कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के लिए यूट्यूब के अंदर ये एक चैनल है, जी। शेखर गुप्ता बताते हैं। ओके। ये हर जो नया क्रिटिकल इशू होता है इस समय, उस नए क्रिटिकल इशू के ऊपर वो अपना समीक्षा देते हैं। उससे अच्छा करंट इश्यूज़ को बिल्कुल सम्यक रूप से एनालिसिस करने वाला कोई प्रोग्राम नहीं है सिविल सर्विसेज के लिए। जी सर। ये ध्यान रखना है बात का। ओके। ये एक और ध्यान रखना, हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते आदमी की एक कभी कभी नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि ये जो है कौन से पक्ष का होता है? सर बोलते लेफ्ट विंग का। लेफ्ट विंग, ये सरकार के विरोध में लिखता है चीज़ें ज़्यादातर, इसलिए मैं इस अखबार को पढ़ने नहीं देता किसी बच्चे को, जी। है ना। तो ये क्या है, लेफ्ट विंग का होता है। अपने को एग्ज़ाम, अपने तो एग्ज़ाम जीतना है, जी अपने को तो लड़ाई जीत के जीत का मज़ा लेना है। ठीक है ना, सर। है ना। जब राजस्थान का हमारा एक बच्चा आगे और सेलेक्ट हो रहा है, हमें तो वो चाहिए। जी। इसलिए उसकी ये बिल्कुल ध्यान रखना कि सरकार के अगेंस्ट कोई चीज़ डायरेक्टली नहीं बोलनी है। कोई अगर मन में आ भी रही है तो उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के रूप में बोलना, यानी कि ऐसे बोलना जैसे कि साहब अगर इस चीज़ को हम इस तरह से करें तो और भी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। ख़राब नहीं है वो चीज़, लेकिन अब इसको हम इस तरह से करें तो इसके और भी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। उस अखबार का प्रभाव केवल नॉलेज जो गेन कर ली वो कर ली, वो भी नॉलेज में कोई ज़्यादा नहीं मानता उसके अंदर, लेकिन फिर भी अगर आपने कर ली तो अच्छी बात है। जी। क्यों, उसकी इंग्लिश भी समझने में टाइम निकल जाता है। बच्चों को डिक्शनरी में देखते रहते हैं क्या क्या उसके वर्ड होते हैं। इंग्लिश का टेस्ट तो है नहीं है। जी। किस चीज़ का टेस्ट है? से एप्टीट्यूड का। जब एप्टीट्यूड का ही टेस्ट है केवल, तो उसके अंदर आपको अपना एप्टीट्यूड जो आपका है आपके पास, उसको बनाए रखना है, उसको किसी और नेगेटिविटी से नहीं आने देना है। ज़्यादा ऐसे लोगों से डिस्कस नहीं करना जो कुछ भी, बहुत सारे लोग होते हैं अब नई नई सलाह देंगे आपको। जी। अब इंटरव्यू पास में आ गया ना, तो नई नई सलाहें भी देने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। जी। खुद इस समय जिस पोजीशन में हो वो सर्वोत्तम में हो, ये ध्यान रखना। जो भी कुछ करने की कोशिश करोगे थोड़ा इधर उधर, उसमें घटान होगा। इसलिए इन दिनों में अपने आप को आइसोलेट रखो। जी। अलग थलग रखो लोगों से। ठीक है ना, चाहे वो आपके साथ देने वाले, इंटरव्यू देने वाले हों, चाहे कोई भी हो, उनसे अलग रखो सबसे।
अलग रख के अपनी जो चीज़ें उनको ब्रश करते रहो, इन चीज़ों को पढ़ लो, आपको बहुत बड़ा सहायता मिलेगी। जी सर। बहुत ज़्यादा आपको सहायता मिलेगी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। जी सर। देखो, जब भी आपसे नेचुरल कैलेमिटीज, वॉर, इन चीज़ों पे असर क्या होता है, इनका इम्पैक्ट क्या होगा, दूरगामी परिणाम क्या होंगे, उनमें समाज है ना, ह्यूमन बीइंग्स, उनको लाओ, जरूर लाओ। सही, वो बहुत अच्छा, प्रभावशाली होगा। बहुत अच्छी बात है। जी वो सर। तो आपका फील्ड है, वो आपने कितने अच्छे से समझाया कि गांव के रहने वाले हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, तो मानवों के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, वो सबसे पहले लाओ। हमें यहाँ से ठीक लग रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है, इधर चला गया, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं जी, ह्यूमन बीइंग्स, उनको क्या सहन करना पड़ता है, उनकी जनरेशन। और ना केवल इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई है आपको अच्छी, और ना केवल इस समय यूक्रेन की, केवल यूक्रेन में मत फोकस कर जाना जी, इसका फ़र्क पड़ रहा है पूरे वर्ल्ड में, है ना, पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या में फ़र्क पड़ रहा है, और रशिया में भी। जी, रशिया की इकोनॉमी तो वैसे भी एक छोटी सी है, बहुत छोटी है ना, $1.6 ट्रिलियन की। जी, अब उसमें इतना बड़ी हानि, इतना बड़ा एक लंबी वॉर खिंच गई। यहाँ तो होना चाहिए था फटाफट 1 महीने में, 1 सप्ताह में ख़त्म कर देते। नाउ दिस इज एक्चुअली द डिफीट ऑफ रशिया। ये रशिया की हार है ये। यस सर। इतनी लंबा युद्ध खिंच जाना, जब तो कल उसको कहना पड़ा पुतिन को कि अमेरिका तुम इनको लेटेस्ट वो नहीं दोगे। कल मैंने एक जो सीक्रेट चीज़ थी मैंने देखी एक जगह, जहाँ पे ऐसी मिसाइल उन्होंने, अमेरिका ने उनको इसको दी हैं, जो टैंक को फोकस करके तो यूँ करके, एंड देन दे गो अप। जब मिल गया उसको टैंक वाला, जिस पे ऊपर से निकाल लिए होंगे ना उसके कोऑर्डिनेट, जब मिला के यूँ करके देन ऊपर जाके एंड देन वर्टिकल उसको ख़त्म करती है, पता ही नहीं चल पाता किसी को क्या हुआ। तो इस समय बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। अपने को मन में शांत रख के, जी, अपना किसी से कोई इंटरेक्ट मत करो दुनिया में। जो इन्होंने बताया है इस चीज़ को ज़रूर जोड़ लेना, चाहे वो यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात हो तो भी उसमें मानवीय पहलू लाना। अगर कुछ पूछें, जो भी चीज़ पूछें, उसमें मानवीय पहलू को ज़रूर ऐसी चीज़ों में ले आना। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी सर। और मन में कोई क्वेश्चन? बस सर, मेरे जितनी भी क्यूरियोसिटी थी सर हो गया हो गया complete। पूरा? तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। अच्छा करना, खूब अच्छा करना, संकल्प लो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। जी सर। प्रहलाद की स्टोरी पे भी ध्यान दे लेना भाई। हाँ, प्रहलाद पूछ कौन सकते हैं। थे, हाँ, वो क्या था, क्या हुआ, वो माइथोलॉजिकल है ना, वो क्यों होली पे जलाते हैं उनको, बीच में डंडा कैसे आपका निकालना। नाम देख करके हैं, ये जी भी सर। ध्यान रखना इसको। ऑल द बेस्ट। जी सर, थैंक यू, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। An academy. Let's crack it.